कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में इतिहास के स्वर्णिम भारत के प्रथम भाग के अंतर्गत हमने सबसे पहले महाजनपद के बारे में जानकारी प्राप्त की। महाजनपद के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। इसके बाद हमने राजस्थान के प्रमुख जनपद के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी और इसके बाद हमने मौर्य वंश प्रारंभ कर दिया था। मौर्य वंश के अंतर्गत हमने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार को हमने पढ़ लिया था। अब आज का जो टॉपिक है वह हम स्टार्ट करेंगे अशोक से। आज का जो टॉपिक हमारा है अशोक के बारे में। अशोक जो मौर्य वंश हमने प्रारंभ किया था वो मौर्य वंश के अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार और आज जो अपना टॉपिक है अशोक से हम प्रारंभ करते हैं। अशोक का जो राज्याभिषेक है, अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व हुआ था और 269 ईसा पूर्व हुआ था और उसके बाद इसने 4 वर्ष तक संघर्ष काल रहा है। 272 ईसा पूर्व तक तो इन्होंने अपने भाइयों के मध्य संघर्ष रहा है और अन्यों के साथ एक वर्ष संघर्ष के साथ ही 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया है। अर्थात अशोक का शासन काल का समय 40 वर्ष रहा है और अशोक ने 233 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक जो शासन किया है, इस कार्यकाल में अंतर्गत उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जिसके कारण अशोक को महान कहा जाता है। अशोक महान कहा जाता है। यानी 269 ईसा पूर्व आपके जो 1 नंबर का प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि ये पूछा जा सकता है कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व हुआ था। उसके बाद उनके भाइयों और अन्य के साथ उनका संघर्ष हुआ था और 273 ईसा पूर्व के आसपास से लेकर 232 ईसा पूर्व तक उन्होंने शासन किया है। इसके बाद एक प्रमुख घटना घटित होती है, वह है 261 ईसा पूर्व। अर्थात अगर यूं कहें कि राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। यह घटना महत्वपूर्ण है। कलिंग पर आक्रमण, इस आक्रमण में अशोक की विजय तो हुई है, लेकिन इनका दिल इतना परिवर्तन हो गया, हृदय इतना परिवर्तन हो गया कि इन्होंने बेरी घोष की नीति को त्याग दिया। अर्थात युद्ध करने की नीति को इन्होंने त्याग दिया। तो आपके देखो यहां से ये आ सकता है, एक तो ये 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण वाला पूछा जा सकता है और ये कब हुआ, तो ये कहे तो राज्याभिषेक के 8 वर्ष और 261 ईसा पूर्व में ये इनका कलिंग पर उन्होंने आक्रमण किया और इस आक्रमण के कारण उनके हृदय परिवर्तन हुआ। नरसंहार को देखकर हृदय परिवर्तन होते ही उन्होंने जो बेरी घोष की नीति को त्याग दिया। बेरी घोष की नीति के अंतर्गत शक्ति बाहुबल्य के आधार पर अपने जो शत्रु है उनको, जो हमारे पड़ोसी राज्य है, उनको अधीन करना। इस नीति के आधार पर त्याग करके इस नीति के स्थान पर इन्होंने दम घोष को अपनाया था। धर्म घोष के आधार पर इन्होंने नैतिक आदर्श अपनाकर आगे बढ़ाया। इसके अशोक के 2 पुत्रों, एक पुत्र और एक पुत्री का उल्लेख मिलता है। एक पुत्र का नाम है महेंद्र, जबकि पुत्री का नाम है संघमित्रा। वैसे इनके कई पुत्र हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 का उल्लेख कर रहे हैं। इसका कारण ये मैं बताना ये चाह रहा हूं, जो महेंद्र है और जो संघमित्रा हैं, ये दोनों
महेंद्र और संघमित्रा दोनों ही बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका गए। इसलिए यहां उनका उल्लेख करना आवश्यक है, महेंद्र और संघमित्रा। अशोक के शासन के बारे में और जो जानकारी वो जो हमें प्राप्त होती है वो उनके अभिलेखों से प्राप्त होती है। अशोक के अभिलेखों के बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करें तो सबसे पहली बात तो यह है, इनके अभिलेख दो रूपों में हमें प्राप्त होते हैं। एक तो वो रूप है शिलालेख और दूसरा रूप है इनका स्तंभलेख। दो रूप में मिलता है, एक तो शिलालेख रूप में, एक स्तंभलेख रूप में। शिलालेख भी दो प्रकार से प्राप्त होते हैं, एक तो दीर्घ शिलालेख मिलता है और दूसरा मिलता है लघु शिलालेख। स्तंभलेख भी हमें दीर्घ और लघु के रूप में प्राप्त होते हैं। अब आपको याद यह रखना है, जो दीर्घ शिलालेख है इनकी संख्या, दीर्घ शिलालेखों की संख्या में 14 है। दीर्घ शिलालेखों की संख्या आपको याद रखनी 14 है और ये 8 जगहों से प्राप्त हुए हैं। यहां से भी एक क्वेश्चन आपके बैठ सकता है कि शिलालेखों की संख्या कितनी है। वो शिलालेखों की संख्या 14 है और कितनी जगह से प्राप्त हुए, 8 जगह से। जबकि जो हमारे स्तंभ लेख हैं, इन स्तंभ लेखों की संख्या 7 बताई जाती है और स्तंभ लेखों की संख्या 7 बताई जाती है और ये स्तंभ लेख हमें 6 जगहों से प्राप्त हुए हैं। तो ये इनके बारे में सामान्य जानकारी। और एक बात और है, अशोक को अभिलेख की प्रेरणा, अशोक को अभिलेख बनाने की जो प्रेरणा है, यह इनको ईरानी शासक दारा, ये अच्छी तरह से याद रखना है, ईरानी शासक दारा से इनको प्रेरणा मिली अभिलेखों के निर्माण के बारे में। और इसे ही डेरियस प्रथम कहा जाता है। ईरानी शासक दारा को डेरियस प्रथम कहा जाता है और इनमें से प्रेरणा लेकर उन्होंने अभिलेख खुदवाए और अभिलेख के माध्यम से अशोक के बारे में बहुत और मौर्य वंश के बारे में काफी जानकारी प्राप्त होती है। अब आगे हम जो शिलालेख प्रमुख है, जैसे कुछ बातें और है जो आपके एग्जाम से संबंधित है और पूछी जा सकती है, वो हम सामान्य जानकारी शिलालेख के बारे में प्राप्त कर लेते हैं। तो अशोक के जो शिलालेख हैं, दीर्घ शिलालेख जिनकी संख्या 14 और 8 जगहों से प्राप्त हुए हैं, इन शिलालेखों में जो प्रथम शिलालेख है, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी रखनी है क्योंकि ये पूछा जा सकता है। जो प्रथम शिलालेख है, इस पे पशुवध निषेध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, अर्थात वो पशुवध के निषेध के बारे में उन्होंने कहा है। जबकि एक और शिलालेख है, दूसरा शिलालेख है, इसमें पशु व मनुष्य के लिए चिकित्सालय बनाने का कार्य करना के बारे में है, यानी पशु व मनुष्य के हित को देखते हुए उनको रोकथाम के लिए, रोगों का निवारण करने के लिए चिकित्सालय की स्थापना करने का आग्रह किया गया है। तो ये दूसरा है। तीसरा जो शिलालेख है, इसमें दम का प्रचार प्रसार करने का उल्लेख है। इस प्रकार इनके जो 14 शिलालेख है, उन किसी भी शिलालेख के बारे में आपको पूछने की संभावना केवल सबसे अधिक है तो वो है प्रथम शिलालेख के बारे में और वो पशुवध का निषेध के बारे में। ये इनके अभिलेखों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और इनके साथ में अशोक के शिलालेख हैं, अशोक का एक प्रमुख एक अभिलेख और प्राप्त होता है, वह है रुमनदेही अभिलेख। ये जो रुमनदेही अभिलेख हैं, ये रुमनदेही अभिलेख जो नेपाल, जो अशोक के जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, वो अभिलेख हमें हमारे आसपास के जो देश हैं वहां से प्राप्त हुए, जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है,
पाकिस्तान है, ब्रह्मा है, आदि आसपास के देशों में और भारत में है ये आदि देशों में उसके कई अभिलेख में प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों को जेम्स प्रिसेप ने सबसे पहले पढ़ने में सफलता प्राप्त की तथा ये जो अभिलेख है वह अभिलेख हमें 2 लिपि में, मतलब वैसे तो 4 लिपि में देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको 2 लिपि अच्छी तरह से याद रखनी है। एक तो ब्राह्मी लिपि और एक है खरोष्टी लिपि। इन 2 लिपि में इनके अधिकांश अभिलेख प्राप्त होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में है, जबकि हमारे जो पाकिस्तान के आसपास क्षेत्र में जो हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो सभी अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे हुए हैं, जिसमें शाहबाज गढ़ी और मानसेरा 2 अभिलेख आपको याद रखना है। जो खरोष्टी लिपि में है शाहबाज गढ़ी और एक है मानसेरा। ये जो 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं इनकी लिपि खरोष्टी लिपि है, अच्छी तरह से याद रखना है, इनकी लिपि खरोष्टी लिपि है। बाकी भारत में अन्य जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनकी लिपि ब्राह्मी लिपि है, और जो ईरान इराक के आसपास जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनकी लिपि दूसरी है। लेकिन आपको ये याद रखना है अच्छी तरह से, तो अधिकांश अभिलेख में ब्राह्मी लिपि के मिलते हैं, और पाकिस्तान के जो शाहबाज गढ़ी और मानसेरा में जो अभिलेख प्राप्त हैं वो है खरोष्टी लिपि में। तो ये भी आपके यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और अधिकांश जो इनका अभिलेख है वो नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि और ब्रह्मा जो वर्तमान में म्यांमार जिसे कहते हैं आदि स्थानों से हमें इनके कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जो उनका जो इनमें से एक प्रमुख जो अभिलेख है रुमनदेही अभिलेख, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जो रुमनदेही अभिलेख हैं यह इस अभिलेख के अंत में यह लिखा हुआ है कि उन्होंने जो हमारे अशोक है उन्होंने जो यात्रा की, एक तो है बोध गया की और दूसरी यात्रा की थी लुम्बिनी। इन दोनों यात्राओं का इस अभिलेख में उल्लेख है, और यह बताया गया कि इस यात्रा करके अशोक ने वहां जो भूमिकर बोध गया और लुम्बिनी में जो भूमिकर था 1/6 इसे कम करके 1/8 कर दिया, यानी इसे घटाकर भूमिकर को घटा दिया और घटाकर 1/6 के स्थान पर 1/8 कर दिया। और इसमें रुमनदेही अभिलेख काफी महत्वपूर्ण है, इसमें ही जानकारी प्राप्त होती है। इन अभिलेखों को जो पढ़ने में सबसे पहले जो सफलता प्राप्त की वो जेम्स प्रिसेप ने प्राप्त की थी। और इसके बाद इनके कुछ हम गुहा लेख के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अशोक ने 4 गुहा लेख बनाए थे, जो 4 गुफा बनाई थी, गुफाएं बनाई थी, जो बनाई थी उन्होंने श्रमण के निवासियों के लिए। तो इनके लिए इन्होंने एक तो है सुदामा, दूसरी गुफा है चापार और विश्व झोपड़ी, चौथी आपको याद रखनी है कर्ण गुहाएं। ये 4 जो गुहाएं प्राप्त होती है इनका निर्माण अशोक ने करवाया था। ये 4 गुफाएं हैं बराबर की पहाड़ी पर, बराबर की पहाड़ियां जो है वहां पर इन्होंने इन 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। और ये बराबर की पहाड़ियां गया में स्थित है, और ये गया वर्तमान में बिहार राज्य में आता है, यानी बिहार राज्य का एक स्थान है गया। गया के आसपास की जो बराबर की पहाड़ियां हैं वहां पर इन्होंने आजीविकों के लिए झोपड़ियां बनी। उनमें से 4 झोपड़ियों का निर्माण अशोक ने किया है। उसमें एक झोपड़ी का नाम है सुदामा, दूसरी झोपड़ी का नाम है चापार, तीसरी का विश्व झोपड़ी और 5वीं का है कर्ण। इन झोपड़ियों का उन्होंने निर्माण किया है और आजीविकों के लिए निवास स्थान उन्होंने बनाया था। इसके बाद अगला जो हमारा बिंदु है वह है दम। दम है क्या? दम के बारे में भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दम को देखा जाए तो दम है नैतिक आदर्श। दम है नैतिक आदर्श, अर्थात ये कहें कि पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य। पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, सत्य, दान करना, ये सभी नैतिक आदर्श जनता के
जनता के मन में आ जाए और वह जनता क्या करें कि सभी का भला करती रहे। ये जो शिक्षा प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने दम महामात्र की नियुक्ति की और दम महामात्र प्रचार प्रसार करके धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे और जो अशोक के जो नैतिक आदर्श है उनको बढ़ाते रहे। तो आपको एक तो याद रखना, पाप कर्म से निवृत्ति, दया, दान, सत्य, विश्व कल्याण आदि विचारों को जनता के मध्य पहुंचाना। और इन्हीं के आधार पर एक बात आपको पहले बता चुका हूं कि उन्होंने बेरी घोष के स्थान पर उन्होंने धम्म घोष की स्थापना की। और धम्म का अर्थ है यहाँ पे नैतिक आदर्श है, यानी पाप कर्म से निवृत्ति, दया, दान, सत्य, विश्व कल्याण आदि भावनाओं के साथ में जनता का हित करने की जो नीति है वो धम्म घोष कहलाती है। और जो धम्म घोष के बारे में और जानकारी हमें ये जो प्राप्त होती है वह है शिलालेख नंबर 2 व 7 से प्राप्त होती है। जो 2 व 7वां जो अभिलेख है, इन अभिलेखों से हमें धम्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और अशोक ने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष अर्थात 255 ईसा पूर्व 255 ईसा पूर्व अर्थात अगर कहें कि राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में उन्होंने धम्म महामात्र की नियुक्ति की। धम्म महामात्र की नियुक्ति की। इनकी नियुक्ति का एक कारण रहा है वो धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जनता के बीच में इनको भेजा और धम्म का प्रचार प्रसार उन्होंने किया था। और ये आपको अच्छी तरह से याद रखना, धम्म महामात्र के प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने 14 वर्ष में अर्थात 255 ईसा पूर्व के आसपास उन्होंने धम्म महामात्र की नियुक्ति की। और ये धम्म महामात्र प्रत्येक 5 वर्ष में अपने पूरे उस क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने के लिए वो निकलते थे। अशोक ने धम्म यात्राएं भी की। धम्म यात्राएं अशोक ने धम्म यात्रा, इनके बारे में पूछा जा सकता है, वही है जो 14वें वर्ष में इन्होंने धम्म यात्राएं की थी। और ये धम्म यात्राएं लुम्बिनी गया, बोध गया, वहां जाकर धम्म यात्राओं के आधार पर ही ये हमें जानकारी मिलती है। और धम्म का प्रचार प्रसार उन्होंने किया। वो जनता के बीच में जाके देखा कि जो जनता है वो किस प्रकार निवास कर रही है। ये इनके बारे में सामान्य जानकारी है। और आगे हम देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा धम्म यात्रा। अशोक से पहले जितने भी मौर्य वंश के शासक हुए हैं वो विहार यात्रा करते थे। वो करते थे विहार यात्रा। इस यात्रा में होता था जो शासक है वो इस यात्रा के अंतर्गत उस शासक बाहर शिकार के लिए जाते और पशुओं का वध करता था, पशुओं की बलि देता था और पशुओं का वध करता था। और जबकि इस विहार यात्रा के स्थान पर अशोक ने धम्म यात्रा को प्रारंभ किया। इस धम्म यात्रा के अंतर्गत अशोक ने वहां पहुंचकर जितने भी ब्राह्मण थे, जितने भी श्रमण थे और जितने भी वृद्ध थे, उन लोगों को अशोक ने स्वर्ण दान दिए। जबकि जो विहार यात्रा होती थी उन विहार यात्राओं में पशुओं का शिकार किया जाता था, पशुओं का वध किया जाता था। और उनके स्थान पर उन्होंने अपनी अलग नीति अपनाई और उन्होंने ये कार्य किया। और इसके बाद हमारा बिंदु आता है अनुसंधान। ये हमें अभिलेखों के अंतर्गत अनुसंधान जो लिखा हुआ मिलता है, इसका अर्थ यह है कि अशोक ने अपने जितने भी कर्मचारी थे और अपने जितने भी प्रादेशिक थे, रजुक थे, युक्त थे, उन सभी को यह आदेश दिया कि वह हर 5 वर्ष में यात्रा करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उन कल्याणकारी कार्य करेंगे। वो सभी हमें जो अभिलेखों में अनुसंधान शब्द के रूप में प्राप्त होते हैं। और अपने अशोक ने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष अर्थात 255 ईसा पूर्व में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। ये जो धम्म महामात्र है वो जनता के बीच में जाकर उनके कल्याणकारी कार्य करते थे और इनको इतना अधिकार दे रखा था कि किसी भी
कैदी को कैदी की सजा वो कम कर सकते थे और कल्याणकारी कार्य वो वहां कर सकते थे। इसके बाद हम आगे देखते हैं अशोक के उत्तराधिकारी। अब एक बार वापस हम ये देख लेते हैं, एक सारणी बनाते हैं। देखो सबसे पहले तो था अपना चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजगद्दी पे बैठा बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र राजगद्दी पे बैठा अशोक। अशोक के बाद जो शासन काल रहा है वो केवल 50 वर्ष का रहा है और इन 50 वर्षों में कुणाल और कुणाल का पुत्र संप्रति और संपत्ति का पुत्र बृहद्रथ जो कि अंतिम मौर्य शासक था। अब देखिए यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब जो कुणाल है, कुणाल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह अंधा था। अंधा होने के कारण इसके जो भाई था वीरसेन, इन्होंने फायदा उठाकर जो अपना मगध के आसपास जो गांधार क्षेत्र है, इनके अंतर्गत आने वाला जो गांधार क्षेत्र है, मगध क्षेत्र पर कुणाल अधिकार कर रहा था, राज्य कर रहा था, शासन कर रहा था, जबकि वीरसेन गांधार प्रदेश पर शासन किया था। और कुणाल के बाद में संप्रति गद्दी पर बैठा और संप्रति का जो कुणाल का ही पुत्र था एक दशरथ, इसने भी कुछ समय तक शासन मौर्य वंश का शासन चलाया था। और दशरथ ने भी अनेक गुहाओं का निर्माण किया था और ये हमें कई शिलालेखों में ये जानकारी प्राप्त होती है। संप्रति का जो पुत्र था बृहद्रथ जो कि अंतिम मौर्य शासक था और इस मौर्य शासक का वध इसका जो मंत्री था पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। जितने भी उत्तराधिकारी हुए हैं इन्होंने केवल अशोक के बाद 50 वर्ष तक ही शासन किया और ये 50 वर्ष के बाद में मौर्य वंश समाप्त हो गया। तो ये थे हमारे उत्तराधिकारी में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण अगर उत्तराधिकारी में आता है तो वह है दशरथ, जिन्होंने बौद्ध गुहाओं का निर्माण करवाया था। और आपके एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था बृहद्रथ और जो बृहद्रथ है इसकी हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने की 184 ईसा पूर्व में। और इसी पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी 185 ईसा पूर्व में, इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। तो ये थी अपने उत्तराधिकारी के बारे में सामान्य जानकारी। इसके बाद हमारा अगला जो बिंदु है वो है मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन जो मौर्य प्रशासन के बारे में जो जानकारी मिलती है वो प्रमुख ग्रंथों में एक तो आपको याद रखना है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरी हमें जिस ग्रंथ से जानकारी मिलती है वो है इंडिका। इनके अलावा अनेक और ग्रंथ हैं जिनके बारे में मौर्य प्रशासन के बारे में कई जानकारी प्राप्त होती है, जिनमें जैन ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है। इन ग्रंथों के माध्यम से हमें मौर्य प्रशासन के बारे में कई जानकारियां प्राप्त होती है। तो आपको सबसे पहले अच्छी तरह से याद रखना है कि अर्थशास्त्र के जो कि इसके रचयिता है कौटिल्य चाणक्य या विष्णुगुप्त द्वारा रचित अर्थशास्त्र एक राजनीति का ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंतर्गत हमें जानकारी मिलती है कि जो मौर्य प्रशासन था वह केंद्रीकृत था, यानी कि सत्ता की जो सर्वाधिक शक्तिशाली था वो था राजा अपने पास में सभी शक्तियां अपने पास में रखता था। ये केंद्रीकृत शासन पद्धति के अंतर्गत आता है। और जो कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र है, इस अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंग हमें प्राप्त होते हैं। राज्य के 7 अंग बनाए, उन 7 अंगों में जो जैसे कि एक है राजा और राजा की रक्षा के लिए अमात्य, तीसरा है उस राजा को शासन करने के लिए जनपद की आवश्यकता होगी, चौथा जो दुर्ग है
राजा दुर्ग में निवास करके अपनी राज्य की रक्षा करेगा, और राज्य की रक्षा करने के साथ साथ में सेना के लिए कोष की आवश्यकता होगी, राज्य को अपने सेना की आवश्यकता होगी, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है मित्र, राजा का सबसे घनिष्ठ मित्र होंगे। इनके साथ ही इन्होंने ये सभी जो है राज्य के 7 अंग कहलाए। यानी पहला तो राज्य के 7 अंग में एक तो याद रखना है राजा, दूसरा है अमात्य, तीसरा है जनपद, चौथा है दुर्ग, पांचवा है कोष, छठा है सेना और सातवां है मित्र। ये 7 जो बिंदु है वो राज्य के 7 अंग कहलाते हैं। आपके एग्जाम में ये राज्य के 7 अंग पूछे जा सकते हैं। जो वहां मौर्य प्रशासन के अंतर्गत जो मुख्यमंत्री या पुरोहित, मुख्यमंत्री और पुरोहित की जो नियुक्ति होती थी, मुख्यमंत्री और पुरोहित की जो नियुक्ति होती थी, उनके लिए उनके नैतिक आचरण, उनका चरित्र के बारे में जो परीक्षण किया जाता था, उस परीक्षण को उपदा परीक्षण कहा जाता है। उस परीक्षण को कहा जाता है उपदा परीक्षण। ये भी महत्वपूर्ण है कि जो सम्राट है वो किसे मुख्यमंत्री घोषित करेगा, किसे पुरोहित घोषित करेगा, मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति जिस आधार पर की जाती थी, जो एक परीक्षण होता था, एग्जाम होता था, इसे एग्जाम कह सकते हैं। इस एग्जाम के माध्यम से जो नियुक्ति की जाती है वो प्रक्रिया उपदा परीक्षण कहलाती थी। और जो मौर्य प्रशासन है, इस मौर्य प्रशासन को चलाने के लिए उन्होंने मौर्य प्रशासन को 18 भागों में बांटा है, 18 विभागों में विभाजित किया है। मौर्य प्रशासन को 18 विभागों में विभाजित किया। इसके विभाग है 18। ये जो विभाग हैं, इन्हीं विभागों को तीर्थ कहा जाता है। इन तीर्थ क्या है? मौर्य प्रशासन को चलाने के लिए 18 विभाग बनाए गए, वो 18 विभाग तीर्थ कहलाए। और इन तीर्थों में से 4 तीर्थ जो प्रमुख रहे वो है, एक तो आपको याद रखना मंत्री, एक तीर्थ है मंत्री जो महत्वपूर्ण रहा है, दूसरा रहा है पुरोहित और सेनापति, युवराज। ये 4 प्रमुख तीर्थ हैं। ये प्रमुख जो तीर्थ हैं 4, ये 4 प्रमुख तीर्थ हैं, मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। इनमें से जो मंत्री हैं और पुरोहित हैं, इनकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, वह नियुक्ति की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभी हमने पढ़ा है उपदा परीक्षण। इनकी नियुक्ति उपदा परीक्षण के माध्यम से की जाती थी। इसके बाद जो तीर्थ प्रमुख हैं, उन तीर्थों में एक है समाहर्ता। जो समाहर्ता है, इसका कार्य था राजस्व इकट्ठा करना। यानी कि राज्य को चलाने के लिए जो पैसों की आवश्यकता होती थी, वो पैसे इकट्ठा करने के लिए, राजस्व इकट्ठा करने के लिए जो अधिकारी नियुक्त होता था, उस अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता है। और इसके बाद जो दूसरा जो अन्य प्रमुख जो तीर्थ में एक सन्निदाता है, सन्निदाता। ये सन्निदाता जिसे हम कोषाध्यक्ष कह सकते हैं, यानी कोष अनाग्रह और कोष का निर्माण करने का ये कार्य करता था। और इनके 26 विभाग थे, जिसमें अन्य प्रमुख जैसे शीताध्यक्ष है, पण्याध्यक्ष है, अन्य कई ऐसे अलग अध्यक्ष बना रखे थे जो अपने अपने कार्य करते थे। तो ये सामान्य जानकारी हमारे इनके मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी है। और मौर्य प्रशासन में जो अपना अगला बिंदु है प्रांतीय प्रशासन। जो मौर्य प्रशासन का प्रांतीय प्रशासन है वो 5 भागों में, अशोक के समय 5 भागों में बटा हुआ था। पहला तो है उत्तरापथ, दूसरा है दक्षिणापथ, तीसरा अवंती राष्ट्र, चौथा है कलिंग और 5वां है मध्य देश। यानी पहला है उत्तरापथ। प्रांतीय प्रशासन 5 विभागों में जो 5 प्रांत थे वो प्रमुख थे, एक तो उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग और मध्य देश। इन 5 भागों में अशोक का साम्राज्य बटा हुआ था, या फिर यूं कहें कि मौर्य प्रशासन 5 भागों में प्रांतीय प्रशासन बटा हुआ था। और जो प्रांत था, उस प्रांत के अधिकारी को आर्यपुत्र, राजकुमार या कुमार के इस पद पर विराजमान व्यक्ति को कुमार, राजकुमार या प्रांतीय अधिकारी को आर्यपुत्र कहा जाता था। और ये जो प्रांत है,
वो विषयों में विभक्त है, यानी प्रांत के बाद आता विषय, और विषय पर पदाधिकारी को विषयपति कहा जाता था। और जो विषय के बाद में जो जिला स्तर का प्रशासन आता है, और जिला स्तर के प्रशासन पर जो पदस्थापित जो व्यक्ति है उसे स्थानिक के नाम से जाना जाता है। और जो छोटे छोटे 10 ग्राम थे, उन ग्रामों के अधिकारी को गोप कहा गया। ग्रामाधिकारी वह छोटे छोटे गांवों के अधिकारी को गोप कहा जाता है, और जबकि जो गांवों के अधिकारी जो छोटे छोटे गांव थे उनके अधिकारी को ग्राम अधिकारी के नाम से संबोधित किया गया। यानी कि हम यूं कहें कि जो प्रांतीय प्रशासन था वो 5 विभागों में बटा हुआ था: उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग और मध्य देश। अब इन प्रशासन के अंतर्गत जो प्रांत का जो अधिकारी था उसे आर्यपुत्र कहा जाता था। जब प्रांत जो विषयों में विभाजित थे और जो विषय थे उनके अधिकारी को विषयपति कहा गया, और जो विषय जिलों में विभाजित थे और जिला अधिकारी को स्थानीय कहा गया, और जितने भी जिले थे उनको छोटे छोटे 10 ग्रामों के समूह में बांटा गया। उन ग्राम समूह के अधिकारी को गोप कहा गया, और जो गांव थे उनके अधिकारी को ग्राम अधिकारी कहा जाता है, और इन्हीं के माध्यम से वहां पर प्रांतीय प्रशासन चलता था। तो ये रहा। इसके बाद में हमारा है प्रांतीय प्रशासन। इस प्रांतीय प्रशासन के बाद अगला जो मौर्य प्रशासन में अगला बिंदु है हमारा नगर प्रशासन। नगर प्रशासन को चलाने के लिए 30 सदस्यों की एक समिति होती थी। इन समितियों को 6 भागों में बांटा गया, यानी 6 समितियां थी, और इन समितियों में कुल सदस्य थे 30, और इनके माध्यम से ही नगर प्रशासन चलता था। सैन्य व्यवस्था, अगला बिंदु है हमारा सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था की बात जो हमें जानकारी मौर्य प्रशासन में जो सैन्य व्यवस्था की जो जानकारी है वह हमें इंडिका से प्राप्त होती है, और इंडिका के रचयिता है मैक्सथनीज। मैक्सथनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य प्रशासन की जो सेना है उनमें बताया उन्होंने कि एक तो पैदल, दूसरी थी इसमें अपने हाथी, अश्व के साथ साथ रथ और नौसेना। ये 5 विभागों में इनकी सैन्य व्यवस्था थी: पैदल, हाथी, अश्व, रथ और नौसेना। जो इंडिका में मैक्सथनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के 6 लाख पैदल सैनिक बताए। हाथी, अश्व से और नौसेना से मिलकर सबसे बड़ी शक्ति सेनाओं की थी, वो थी सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था के बाद में अगला बिंदु है हमारा न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था में यह है कि जो मौर्य प्रशासन था उसका सर्वोच्च न्याय अधिकारी सम्राट था, यानी सभी शक्तियां सम्राट में निहित थी। तो वहां पर एक तो राजा के अंतर्गत जो न्याय प्रक्रिया चलती थी, एक तो वो थी, और दूसरी थी ग्राम संघ। 2 न्यायालय प्रमुख थे, एक तो ग्राम संघ और दूसरा था राजा या सम्राट जो अपने अधीन जो न्यायालय बनाकर उनको न्याय करता था वो और उसका अधिकारी था सर्वोच्च न्यायाधीश। एक ही अधिकारी था, वो था सम्राट। इनके अलावा भी 2 न्यायालय और चलते थे। उन न्यायालयों में एक तो है, याद रखना है, धर्मास्तीय, और दूसरा है कंटक शोधन। इन न्यायालयों के अतिरिक्त 2 न्यायालय और थे, धर्मास्तीय और कंटक शोधन। जो धर्मास्तीय न्यायालय था उसे वर्तमान में जो हमारी दीवानी अदालतें हैं, जो वर्तमान में दीवानी अदालतें, इसी प्रकार की वहां जो अदालतें थी वो धर्मास्तीय कहलाती थी, जबकि फौजदारी अदालतें ये फौजदारी अदालतें कंटक शोधन कहलाती थी। जो धर्मास्तीय अदालत थी, धर्मास्तीय और कंटक शोधन। इन जो न्याय व्यवस्था के बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वह कौटिल्य के अर्थशास्त्र ग्रंथ से हमें ये जानकारियां प्राप्त होती है। कौटिल्य ने
अर्थशास्त्र ग्रंथ में कानून के 4 मुख्य अंग बताए। कानून के 4 जो प्रमुख मुख्य अंग बताए, उसमें एक है धर्म, दूसरा बताया व्यवहार, तीसरा बताया चरित्र। कानून के 4 अंग बताए, उसमें पहला धर्म है, दूसरा व्यवहार है, तीसरा चरित्र है और चौथा है शासन। ये इन्होंने 4 प्रमुख कानून के 4 प्रमुख अंग बताए हैं। इसके साथ ही अपना जो मौर्य प्रशासन है वह समाप्त होता है। मौर्य वंश के बाद में जो हमारा प्रमुख वंश है वह है सुंग वंश। सुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ, जो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था, उसका ब्राह्मण मंत्री था पुष्यमित्र शुंग। इसने बृहद्रथ की हत्या करके 185 ईसा पूर्व में सुंग वंश की स्थापना की और ये सुंग वंश 73 ईसा पूर्व तक चला। यानी 185 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व तक सुंग वंश चला। इन सुंग वंश में अन्य जो प्रमुख शासक हुए हैं वो एक तो अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत और देवभूमि, ये 5 प्रमुख और इसमें शासक हुए हैं। तो ये था हमारा सामान्य सुंग वंश। और इसके बाद अगला जो वंश है वह है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की। 60 ईसा पूर्व में सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना की। इस सातवाहन वंश को आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है। एक इसका अन्य नाम है आंध्र वंश। सातवाहन वंश का अन्य नाम है आंध्र वंश। इसकी स्थापना सिमुक ने की 60 ईसा पूर्व तक। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व से लेकर 37 ईसा पूर्व तक शासन किया है। ये जो आंध्र हैं, जो गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच के जो भूमि वाला भाग है वहां पर आंध्र कहलाता है और इसके वहां पर सातवाहन वंश था। इस वंश का एक नाम और है, वह आंध्र वंश है। जो 60 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई है। इसके बाद हमारा जो अन्य जो वंश आता है वह है गुप्त साम्राज्य। जो अन्य महत्वपूर्ण जो आपके टॉपिक दे रखा है वह है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य आज हमने पढ़ा है। सबसे पहले आज हमने मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त की। मौर्य वंश में अशोक के बारे में जितने भी उनके शिलालेख है, अभिलेख है, उन सभी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। इसके बाद में हमने इनके जितने भी उत्तराधिकारी है उनके बारे में पढ़ा और इसके बाद में हमने सुंग वंश और सुंग वंश के बाद में हमने पढ़ा है सातवाहन वंश। और इसी के साथ अपनी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।